हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और अब हम कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्रैश लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं और इसमें क्या क्या है, हम लोगों को कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और खासकर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को जानते हैं हम लोग एक एक करके और देखते हैं कि हम लोगों को इस लेक्चर में करना क्या क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो मैं तुमको लिस्ट डाउन कर देता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो मैं तुमको बताऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैसे तो इसमें और भी चीजें हैं जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये है वो है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आने की संभावना कम रहती है। लेकिन फिर भी हम एक आधा क्वेश्चन एमपीक्यू में कवर कर लेंगे उसको, तो वो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं तुमको बता दूंगा जब आएगा। ठीक है, तो लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं अपन फोकस करते हैं उन्हीं चीजों पर जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में बता दूंगा मैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन चर्चा कर लेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग के बारे में कि भाई जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसको बैलेंसिंग क्यों करते हैं और क्या बोलते हैं कैसे किया जा सकता है, वो हम चर्चा करेंगे बैलेंसिंग से रिलेटेड। उसके बाद फिर बात करते हैं हम स्टोइशियोमेट्री की। तो स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, ठीक है, और इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, स्टोइशियोमेट्री एंड इट्स कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि इस चैप्टर से जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। हालांकि जब स्टोइशियोमेट्री करेंगे तो लिमिट ये सब यहाँ बैलेंसिंग से लेकर लिमिटिंग रिएजेंट तक ये सब मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही टॉपिक है ये मान लो। ठीक है, लेकिन सारी चीजों में अपन को क्लियर रहना चाहिए। फिर हम चर्चा करेंगे लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, मोलैरिटी मोलैलिटी ये सारी चीज। ठीक है, और इसमें तो वैसे तो ये सेम चीज सॉल्यूशंस में रिपीट होती है, जो तुम्हारे लिए जरूरी है जानना वो पहले बता देंगे, लेकिन जब अपन सॉल्यूशंस करेंगे तो उसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूशंस के टाइम पे बताऊंगा। लेकिन जो अभी डिस्कस करूंगा वो सॉल्यूशंस के टाइम पे दोबारा रिपीट मैं नहीं चाहता क्यों करूं, क्योंकि सेम चीज रिपीट करके टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में यहाँ पे करूंगा उसमें से प्रोबेबली शायद सिर्फ नॉर्मेलिटी रह जाएगी। नॉर्मेलिटी अपन लोग सॉल्यूशंस में करेंगे, लेकिन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या अंतर होता है वो मैं तुमको सॉल्यूशंस में ही बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसके नॉर्मेलिटी के अलावा बाकी जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं सारी मैं आज यहाँ पर इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, है ना। तो अपन यहाँ पर करते हैं अब स्टार्ट, है ना। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बैलेंसिंग, स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो ये हैं वो टॉपिक्स जो हम इस लेक्चर में अब हम देखने जा रहे हैं। ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक तुम लोगों का कमजोर है उस टाइम पर तुम्हारा फोकस थोड़ा अटेंशन बढ़ा लेना। वैसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग पूरे ही लेक्चर में अच्छे से बैठ करके देख लो, ताकि तुम लोगों का अच्छे से रिवीजन हो पाए और कॉन्सेप्ट जो थोड़े बहुत वीक हैं किसी चीज के तो वो चीज और ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर एमपीक्यू कर लेंगे अपन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे प्रैक्टिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड फर्स्ट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मोल कॉन्सेप्ट चर्चा करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई मोल क्या चीज होती है, राइट। तो मोल क्या चीज होती है हम यहाँ पर देखें तो व्हाट डू वी मीन बाय मोल। तो देखो जैसे दर्जन होता है, डजन, तो डजन का मतलब होता है कि 12 नंबर्स, है ना। व्हेनेवर समवन सेज कि एक डजन की बात हो रही है या एक दर्जन की बात हो रही है, तो एक दर्जन मतलब कि 12 नंबर्स, यानी कि एक डजन केले, यानी कि 12 नंबर्स ऑफ बनानास। एक दर्जन संतरे मतलब कि 12 नंबर्स ऑफ संतरे। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो वैसे ही मोल भी वैसा ही टर्म है डजन जैसा, लेकिन इसमें 12 नंबर्स नहीं होते। इसमें कितने नंबर्स होते हैं, इसमें नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स। ठीक है, अब तुम्हें लगता होगा ये कैसा नंबर है यार, हमें 12 तो हम देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है। देखो भाई यहाँ पर ये चीज तुमको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज हमने इसको साइंटिफिक नोटिफिकेशन में क्या बोलते हैं
रिप्रेजेंट किया है, लेकिन एक्चुअली ये कितना बड़ा नंबर है। देखो ये एक्चुअली 6022 है ना, 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना बड़ा नंबर है ये। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतना बड़ा नंबर होता है। यानी कि एक मोल में, यानी मैंने बोला कि मान लो एक दर्जन में 12 केले, तो एक मोल में कितने केले, एक मोल में इतने सारे केले। समझ में आया? तो इसका मतलब ये एक मोल की डेफिनेशन है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग मींस 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स है, इतने नंबर्स है ना। जैसे एक दर्जन में 12 नंबर होते हैं, तो यहाँ पर 6.022 में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स मतलब एक मोल होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है मोल की, मोल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी नंबर में ऐसी क्या खास बात है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस नंबर। ठीक है, ये नंबर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, जब हम केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं। वहां तो हम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि अच्छे खासे ग्राम्स में लेते हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक मॉलिक्यूल ले लिया या 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्शन कराना है। जब तुम पानी पीते हो तो ऐसा तो है नहीं ना कि एक मॉलिक्यूल H2O का अंदर लेते हो, नहीं, तुम न जाने कितने मॉलिक्यूल्स H2O के अंदर ले लेते हो, है ना। तो वही चीज है कि कितने अपन वहां पे देखते हैं, वहां पे कितने ग्राम में या कितने लीटर में, ये सारी चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा मोर प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आने के लिए हमको कहीं ना कहीं लार्ज या बल्क अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, और उसी बल्क को हम किसी दूसरी चीज से रिएक्ट करवाएंगे और फिर ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस भी जो होते हैं वो सीधी सी बात है कि मॉलिकुलर लेवल पे तो इम्पॉसिबल है या उसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ अगर हम थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ ले लें तो हम वहां पर कवर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज आती है, तो इस वजह से इतने बड़े नंबर्स जो आते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं कहीं पे आएंगे, तो हम उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। अब कैसे रिलेट कर पाएंगे, और यही नंबर क्यों, ऐसा क्यों। तो देखो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना कि जब हम एक एटम किसी भी चीज की बात करते हैं, एक एटम ऑफ फॉर एग्जांपल एक एटम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, करेक्ट है। इसका मास नंबर कितना होता है, 16 का मास नंबर होता है। मास नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ मास नंबर कैलकुलेट ये देखते हैं, तो इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये 16 आता है, और वन एटम का हम मास बोलते हैं कि 16 AMU है। कितना है, AMU, करेक्ट है। एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 16 AMU, एक एटम ऑक्सीजन का। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर एक एटम तो यहाँ पर खेलेंगे नहीं ऑक्सीजन के साथ, हमको तो बहुत सारे ऑक्सीजन एक साथ चाहिए या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, या जब एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल O2 की बात करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 32, है ना, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो 16 + 16 32 MU। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट है, ये यूनिट है, सिंपल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसमें, एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और वहां पर जो हम क्या बोलते हैं यूनिट्स लेते हैं मास की, वो लेते हैं या तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट, है ना, बट या यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको, यू मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, बट अब हमको, मैंने जैसा बोला कि हम लोग ऐसा तो है नहीं कि एक मॉलिक्यूल O2 को ऑब्जर्व करने बैठेंगे, हम तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, या जब हम सांस ले रहे हैं तो कितने ऑक्सीजन ले रहे हैं साथ में, ऐसा तो है नहीं कि एक ही ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एक एट अ टाइम 1 मॉलिक्यूल O2 अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं है, न जाने कितने सारे O2 हम लोग एक साथ इनहेल कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से वही चीज हमको यहाँ पर समझनी है कि अगर यहाँ पर हम एक एटम यहाँ पे होता है, और इस नंबर में खास बात ये है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि इस नंबर में ऐसी क्या खास बात, इस नंबर में ये खास बात है कि अगर मैंने इस नंबर, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, देखो एक मॉलिक्यूल तो 32, एक मॉलिक्यूल O2 का 32U का है, तो अगर मैंने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स O2 के ले लिए, तो इस नंबर में इसलिए ये खास है क्योंकि ये चीज एग्जैक्टली इतना ही वजन देगा मुझे, एग्जैक्टली जितना 32U था ये 32 ही देगा,
लेकिन क्योंकि मैंने इतने सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं तो इसका वजन सीधी सी बात है ज्यादा आएगा और वो 32 एक्चुअली ग्राम्स में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही चीज मोल कंसेप्ट है, यही चीज मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लेते हो तो वो जो भी उसका मास नंबर होता है या जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो ठीक है, बट जब हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स लेकर के आएंगे तो उसका जो मास होगा वो एक्चुअली 32 उसका मॉलिक्यूलर मास ही होगा, लेकिन ग्राम्स में। और इसको हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। ठीक है, क्योंकि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का मतलब ये होता है 1 मोल ऑफ O2। क्या मतलब होता है इसका? 1 मोल O2। ठीक है, तो एक मोल का मैंने बताया था, एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं? इतने नंबर्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स। और इसी को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। और एक मोल ऑक्सीजन, जैसे एक मॉलिक्यूल O2 का वजन अगर 32 यूनिफाइड मास है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वजन जो होगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वो 32 ही रहेगा, लेकिन 32 ग्राम्स में रहेगा। वी विल रिप्रेजेंट इट इन ग्राम्स। और इसी को हम इसका मोलर मास कहते हैं, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब है एक मोल। और एक मोल ऑक्सीजन का यहाँ पर जो भी चीज है उसको अपन मोलर मास ऑफ O2 बोलेंगे। मोलर मास ऑफ O2। ऐसे ही अब और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि अगर मैंने कहा कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 का होता है। यानी कि एक एटम कार्बन का मास होता है 12U। तो जब मैंने कहा मोलर मास ऑफ कार्बन बताओ, यानी कि एक मोल कार्बन का बताओ। अब मैं एक एटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक मोल एटम की, एक मोल कार्बन एटम्स की। तो एक मोल कार्बन एटम्स जो होते हैं वो कितने के होंगे? 12 के ही होंगे, लेकिन ग्राम्स में। तो यही चीज हो जाएगी इन ग्राम्स। तो इट इज सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास बट इन ग्राम्स। तो यही चीज ध्यान रखना है तुमको कि मोलर मास ऑफ कार्बन या एक मोल कार्बन का मास जो होता है वो 12 ही होगा, या जो भी उसका मॉलिक्यूल जो भी उसका एटॉमिक मास है वही रहेगा। बट वी हैव टू एक्सप्रेस इन ग्राम्स, क्योंकि अब चीजें जो है बहुत सारी हम एक साथ ले रहे हैं, बहुत सारी ले रहे हैं, तो उसका मास भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 12 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो ग्राम्स में रहे। ऐसी और एग्जांपल जैसे कि CH4। तो ये CH4 है ना, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, 1 मॉलिक्यूल की। तो 1 मॉलिक्यूल CH4 कितने उसका होगा, कितने यूनिफाइड मास का होगा? तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन है ना, हर एक का एक एक। तो 4 हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 16U हो जाएगा यूनिफाइड मास। बट मैंने कहा एक मोल CH4 की बात करूं तो एक मोल CH4 कितने का होगा? 16 ग्राम्स का होगा। समझ में आया? ये क्लियर है? इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो ये चीज तुमको ध्यान में होनी चाहिए। और ऐसे करके तुम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का अगर तुम्हें एटॉमिक मास दिया जाएगा तो तुम उसका रिस्पेक्टिव क्या निकाल सकते हो? उसका अगर मास नंबर तुम्हें दिया है तो इसका तुम लोग क्या निकाल सकते हो? तुम उसका मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, एटॉमिक मास यानी कि उसका एक मोल का मास, उसको ग्राम्स में अगर एक्सप्रेस कर देंगे तो एटॉमिक या मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो मोल मतलब कि है ना, तो अब मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है। तो अपन कंक्लूड करते हैं कि 1 मोल मतलब कि क्या हो गया है? 1 मोल मतलब कि एटॉमिक मास इन ग्राम्स। ठीक है, एक मोल का मतलब ये हो गया। और एक मोल मतलब Na या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, नंबर्स है ना, केले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। तो एक मोल का मतलब होता है Na। ठीक है, तो ये चीज हो गई, एटॉमिक मास इन ग्राम्स हो गया ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जब हम मैंने कहा कि उल्टा, अब अगर मैंने कहा कि चलो, मैंने कहा कि अगर CH4 यानी कि एक मोल CH4 जो है वो 16 ग्राम का बता रहा है, तो मैंने कहा कि व्हाट इफ ऐसा पूछ लिया गया कि भाई बताओ मेरे को कि 128 ग्राम्स ऑफ CH4 अगर ऐसा है तो इसमें कितने मोल्स होंगे? हाउ मेनी मोल्स, है ना? तो अब कैसे करेंगे? देखो,
तो एक इसको कैसे करें, ये यूनिटरी मेथड हो जाएगा, ठीक है। यानी बचपन में हमने सीखा था कि एक मोल जो होता है वो अगर 16 ग्राम का है, और ये कैसे आया 16 ग्राम, इसको हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि एक मोल जो है वो 16 ग्राम का है। तो 16 ग्राम मीथेन का मतलब है एक मोल, यानी कि उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे CH4 के, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे CH4। तो एक मोल में मतलब 16 ग्राम। तो अगर एक मोल में 16 ग्राम है तो कितने मोल में 128 ग्राम होंगे, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे कि भाई साहब अगर 16 ग्राम में एक मोल होता है तो 1 ग्राम में कितना होगा, है ना। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन तुम लोग सीख लो, फिर मैं फॉर्मूला तो बता ही दूंगा। तो 16 ग्राम में एक मोल होता है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में 1/16 मोल होंगे, ठीक है। और अगर 1 ग्राम में 1/16 मोल होंगे तो बताओ 128 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 128 ग्राम में 1/16 इंटू 128 कर देंगे, करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा 16 से ही काट देते हैं, तो 16 8 जा 128 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया 8 मोल हो गए, कितने हो गए, 8 मोल हो गए यहाँ पर CH4 के। तो इस तरीके से हमको करना है। तो अब अगर मैं तुम लोगों को इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला, ये तो कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट पता है तो तुम अटकोगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो कि अब मेरे को फॉर्मूला बताना है, आप फॉर्मूले से कैसे करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या किया आपने, है ना। यहाँ पर अल्टीमेटली आपने जो भी गिवन मास था उसको आपने मोलर मास से डिवाइड कर दिया। 16 वाज द मोलर मास ऑफ CH4 एंड दिस वाज द गिवन मास जिसका हमको नंबर ऑफ मोल्स पता करने थे। तो इस वजह से अब अगर मैं कंक्लूड करूं इस चीज को तो आप ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यानी किसी भी चीज, जो भी चीज आपको जिसमें भी एक्सप्रेस करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, तो मास गिवन, जो भी मास दिया जाएगा उसमें से मोलर मास यानी कि एक मोल का मास से डिवाइड कर दो। तो मास अपॉन मोलर मास, तुमको ये चीज ध्यान रखनी है, n इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये मैं बार बार यूज करूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अगर मैं इस चीज को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में भी हम ऐसे ही करेंगे कि जो भी चीज गिवन है उसको एक मोल की चीज से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो दूसरा, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे कि n इक्वल टू, अगर मैंने कहा कि मेरे पास ऐसे कुछ हैं कि 12.02044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 हैं। क्या है, 12.044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 है। तो मुझे बताओ कि उसमें कितने मोल्स होंगे। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक मोल से डिवाइड करेंगे कि भाई एक मोल में अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, 23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमको इसका बताना है। तो जो भी गिवन है अपॉन एक मोल वाले से, तो एक मोल में अगर इतना है तो इतने में कितने होंगे, तो यहाँ पर ये 2 जा कट जाएगा और ये 10 की पावर 23 से ये कट जाएगा, तो n2 आ जाएगा, आंसर आएगा 20। तो 20 मोल्स ऑफ CH4, ठीक है। तो क्या किया आपने, गिवन चीज को आपने एक मोल वाली से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी वही करना है कि अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में पता करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो n अपॉन n, नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये चीज। अब जो तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये चीज के लिए कंडीशन है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन अप्लाइड है। इस कंडीशन अप्लाइड ये है कि इट इज ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। और दूसरी चीज, ये सिर्फ ओनली एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ही ये चीज वैलिड रहेगी। तो जैसे कि n नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज के लिए अब मैं वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है एंड इट इज ओनली एट STP। तो STP पर जो एक मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस जो रहता है वो दरअसल क्या रहता है, वो यहाँ पर रहता है 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स 22.4 लीटर। 22.4 लीटर जो होता है वो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। n इक्वल टू 22.4 लीटर। वॉल्यूम
और इसको हम किससे करेंगे, गिवन वॉल्यूम से। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर से हम करेंगे एट एसटीपी, तो ये हमको नंबर ऑफ मोल्स देगा। ठीक है, देखो तुमने इस चैप्टर में एक चीज और है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उसमें बहुत सारे लॉज आते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस लॉ आता है। ठीक है, और उसमें लॉ ऑफ मास आता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये सारे बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, जो तुमको ऑलरेडी पता है, और जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा सा उसका परसेंटेज कम रहता है उसका। ठीक है, तो हमको क्या है ना, हमको यहाँ पे, ये मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि यहाँ पर ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज जो होती है ना, ये 22.4 लीटर, ये एक्चुअली एवोगैड्रोस लॉ से भी अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या कहता है एवोगैड्रोस लॉ, ये मैं तुमको बता देता हूँ। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि किसी भी गिवन नंबर ऑफ, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स रहते हैं किसी भी गैस के लिए। यानी कि क्या बोलता है एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि अगर मैंने 2 कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, मैं एवोगैड्रोस लॉ बता रहा हूँ, मेरे पास 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर में मान लो यहाँ पर ये भी 100 ml है, लेकिन ये 100 ml किसका है, CH4 का है, और ये 100 ml है, और ये O2 गैस का है। ठीक है, तो दोनों के पास वॉल्यूम सेम है। तो एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास वॉल्यूम सेम है, भले ही गैस दूसरी क्यों ना हो, और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सारी सेम है, तो इस कंटेनर के अंदर अगर x मोल्स आ रहे हैं, x मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे CH4 के, तो इसमें भी x मॉलिक्यूल्स ही आएंगे O2 के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 which are here in this 100 ml of O2 is x if, तो 100 ml of CH4 will also contain x molecules of CH4 only। समझ में आया? तो यानी कि if volume is same, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे, यही एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इस वजह से अब देखो ये चीज क्यों बताई मैंने, क्योंकि यहां पर ये 22.4 लीटर है, तो यानी 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, चाहे वो ऑक्सीजन की गैस हो, चाहे CH4 हो, चाहे वो डायनाइट्रोजन गैस हो, चाहे कोई सी भी गैस क्यों ना हो। ठीक है, कोई सी भी गैस का अगर मैं 22.4 लीटर लेता हूं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो वो हमेशा कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा होगा, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंटेन्स 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। वो जो अपन ने एवोगैड्रोस लॉ वही कहता है कि अगर वॉल्यूम फिक्स है सबकी, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फिक्स रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर यूजिंग द गैस। ठीक है, हम कौन सी गैस यूज कर रहे हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो इस वजह से गिवन वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर है अगर एसटीपी पे, तो वो 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ही कैरी कर रही होगी, और 6.022 into 10 की पावर 23 मतलब कि 1 मोल। तो इस वजह से नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको पता करने हैं और हमारे पास गिवन वॉल्यूम है, तो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा 44.8 लीटर जो है मेरे पास कोई O2 गैस है। ठीक है, 44.2 O2 गैस या 44.2 CH4 गैस, कोई सी भी गैस 44.8 लीटर है, एसटीपी कंडीशन दी गई है। तो अब तुम्हें बताना है इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो सीधी सी बात है, इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो ये कट जाएगा 2, तो आंसर आएगा 2 मोल्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ दैट गैस। 2 मोल्स मतलब 2 into 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये होगी बात। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के जो तुमको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गई बात अपने नंबर ऑफ मोल्स की। तो यहाँ पर खत्म होता है अपना मोल कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, तो अपन ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हो गया। ओ
ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हो गया अपना। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या देख लिया। मोल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय मोल्स, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, कैसे हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मास क्या उसका इंपॉर्टेंस है उस नंबर का, एवोगैड्रोस नंबर का 6.02 × 10⁻23 का क्या इंपॉर्टेंस है, वही इंपॉर्टेंट, वही उसी मॉलिक्यूल में ऐसी क्या खास बात है, वो चीज हम लोगों ने समझी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो दैट वाज मोल कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट था। अगर नहीं आया तो बार बार रिपीट करके देखना, आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये बहुत छोटा टॉपिक है ये सारे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे थे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ही यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब बच्चों कि कितना कंट्रीब्यूशन है पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, यानी किसी एलिमेंट में किसी मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मास। उसके मास के हिसाब से कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सिंपल इज दैट। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिंपल एग्जांपल बताऊं तो जैसे CH4 है। ठीक है, अब CH4 का यहां पर अगर मैंने कहा मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होगा इसका 16 ग्राम, करेक्ट है, 16 ग्राम इसका मोलर मास हो गया CH4 का। अब ये 16 ग्राम कैसे आया था, ये हमने कैसे निकाला था, हमने निकाला था यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन का मिला करके और 4 × 1 ग्राम को हाइड्रोजन से मिला करके, तब जाके हमको 16 ग्राम मिला था। करेक्ट ना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं 12 + 4, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 16 आया। अब मैंने कहा कि व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन CH4। ठीक है, बहुत सिंपल से टर्म्स में बता रहा हूं मैं। ठीक है, इन CH4। तो यहां पर हम कैसे पता करेंगे, अब यहां पर हमको पता करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई कार्बन की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा था। कार्बन की तरफ से तो 12 आ रहे थे, तो यहाँ पर 12 अपॉन टोटल कितना है 16। तो ये हो गया, क्योंकि हमको निकालना क्या था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन निकालना था। कार्बन अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 12 का, कितने में से 16 में से, तो ये हो जाएगा और इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 4 25 25 3 75। तो 75% जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है किसकी तरफ से, 75% कंट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर कार्बन की तरफ से CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा CH3COOH, अब ये मॉलिक्यूल है ना, एसिटिक एसिड। अब CH3COOH में मैंने कहा कि चलो ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास कितना है इसका, कार्बन की तरफ से कितना आ रहा है, ये 12 और ये 12, तो आ जाएगा 24 कार्बन की तरफ से, हाइड्रोजन की तरफ से 3 और 1 4, तो टोटल 4 हाइड्रोजन की तरफ से आ गए, और ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन के 2 हैं, यानी कि 32 आ गए ऑक्सीजन की तरफ से। तो कितना आ जाएगा ये टोटल 60 आ जाएगा। तो 60 इज द टोटल मास या टोटल मोलर मास ऑफ द CH3COOH। इसमें ये कितना, ये कहां से आ रहा है, ये कार्बन की तरफ से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये हाइड्रोजन की तरफ से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये ऑक्सीजन की तरफ से। अब हमको जो भी निकालना है देख लेते हैं। तो हमें परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है। तो परसेंटेज ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे टोटल में से, 32 में से कितना 60 में से कितना कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का है 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन मोलर मास कितना है 60 × 100। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि ऑक्सीजन अपनी तरफ से कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दे रहा है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अब क्या है भाई, अब यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं अपन। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये भी, है ना, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशो वाला, सिंपलेस्ट रेशो
और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितना कितना कंट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की तरफ से आ रहा है, एक्चुअल कॉम्पोजिशन बताता है। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला जो है एक्चुअल कॉम्पोजिशन को बताता है कि हर एलिमेंट जो है किसी मॉलिक्यूल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो चीज कॉम्पोजिशन बताता है। लेकिन ये जो बताता है ये रेशो में बताता है कि किस रेशो में, सिंपलेस्ट रेशो में बताता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला की इस रेशो में कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये चीज रहती है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अंतर। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH है। अब CH3COOH एसिटिक एसिड है। अगर मैंने कहा कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसे लिखूंगा मैं, देखो कार्बन 2 है तो C2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं तो H4 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं तो ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट अबाउट द स्ट्रक्चर और किस तरीके से उसकी बॉन्डिंग है, वो चीज से लेना देना नहीं है हमें। तो बस मॉलिक्यूल्स, उस पूरे मॉलिक्यूल में कितना कंटेंट है वो चीज हमको बतानी है। तो कार्बन यहाँ पर C2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्या बोलते हैं हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो ये एक्चुअल कॉम्पोजिशन बता रहा है। लेकिन मैंने कहा कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो होगा कितना, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करने के लिए हम बोल सकते हैं कि इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा CH2O। तो CH2 है ना 1:2:1 है ना, अगर देखा जाए तो 1:2:1 का रेशियो है। तो 1:2:1 है, मतलब कि यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा यहाँ पर इसका CH2 होगा। ये हमको बता रहा है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन हुए हैं, वो चीज हमको यहाँ पर बताता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज अस द सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, वो सिंपलेस्ट रेशो बताता है। अब क्या है कि अगर मैंने कहा कि इसकी मदद से मैंने मास निकाला, अगर इसकी मदद से मैं मास निकालूंगा तो वो मास कहलाएगा एम्पिरिकल मास। क्या कहलाएगा वो, एम्पिरिकल मास। कैसे आएगा इसका क्या आएगा, जैसे मैंने कहा इसका आंसर आएगा यहाँ पर 12 + 2 14, 14 + 16 30 आएगा इसका मोलर मास, एम्पिरिकल मास। तो ये क्या कहलाएगा, इसका एम्पिरिकल मास, जो सिंपलेस्ट रेशियो की वजह से जो आ रहा है वो। और जो एक्चुअल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर एक्चुअल यहाँ पर आएगा, और जो एक्चुअल आता है उसको क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास है ना। तो ये उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा, वो कितना आ रहा है यहाँ पर 2, 12 to the 24, 24 + 4 28, 28 + 16 to the 32, 28 + 32 is 60, 60 आ रहा है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमको ये पता करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया गया है और उससे हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, या एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है उससे हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हमको एक फैक्टर पता होना चाहिए कि किस फैक्टर से एक्चुअल कॉम्पोजिशन की तरफ पहुंचा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन है, इट इज गिवन एज 60, और मेरे पास एम्पिरिकल मास गिवन है दैट इज 30, तो व्हाट इज द फैक्टर बाय विच इट इज ओ। तो यहाँ पर फैक्टर निकालना है, अगर x बोल देते हैं x फैक्टर, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, यानी कि वो कितना आ जाएगा 60/30, तो वो जाएगा कितना 2। और इस वजह से तुम देख सकते हो ये जो 2 का फैक्टर आया है, यही चीज यहाँ पर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी अंतर पैदा कर रही है। कि यहाँ पर अगर ये CH2O है, तो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को एक्चुअल फॉर्मूला मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि अगर CH2O है और मेरे को पता चल गया है कि इसका x फैक्टर जो है वो 2 का है, तो ये C2H4O2 आ जाएगा, C2H4O2 मुझे एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो यहां से यहां जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये चीज है, इस वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो में और एम्पिरिकल मास में, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या अंतर है। ये चीज मेरे ख्याल से तुमको क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल सी चीज थी, ऐसी कोई बहुत कठिन चीज तो है नहीं है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई, ओके। हाँ भाई, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या क्या हो गया अपना। ठीक है, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो चुका है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बैलेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग अब यहाँ पर हम सीखते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स तो अपन सीख लिए हैं, बैलेंसिंग द
एक्चुअल केमिकल रिएक्शन वो कैसे देखो। लेकिन रेडॉक्स की जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करने का अलग तरीका है, उसको यहाँ से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो वैसे तो तुमको पता है कि बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड तुम जानते हो, मैं उसमें तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उस चीज को, पहली बात तो, ठीक है। और बैलेंस करना काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी तुम समझते हो। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताओ। क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं। क्योंकि जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है और वो सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन हमको यहाँ पर ये बोलना है कि मास यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस वजह से जितना भी मास, टोटल मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, और उसी को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ताकि ये बैलेंस है ना। तो ध्यान रखना कि बैलेंसिंग इज, बैलेंस मतलब कि बराबर करना, हम किस रिस्पेक्ट में बराबर कर रहे हैं, हम मास के रिस्पेक्ट में बराबर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में बराबर नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी हमको लगता है कि यार यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स अलग है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अलग है, तो फिर ये बैलेंस कैसे हुए? वो बैलेंस दरअसल उनके मास के बेसिस पर होते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, वी बैलेंस सो दैट in order to follow the law of conservation of mass, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए बैलेंस करना जरूरी है हमको। अब बैलेंस करते के लिए अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज तुम यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी किसी, ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तुमको समझाता हूँ, कि कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज मत कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अमोनिया NH3 है या वाटर H2O है, और बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन कहीं पे 3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, NH3 लेफ्ट हैंड साइड में है, 3 हाइड्रोजन है, वहां पर ऑक्सीजन H2 में 2 ही हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए पता चला तुमने H2 का H3O कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, H2O चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वही बना रहेगा, उसमें चेंज नहीं करना है। हमें चेंज किस में करना है? हमें चेंज करना है नंबर ऑफ मोल्स में, जो पार्टिकल्स है ना उसमें, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए अब बैलेंस करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा जो पर्टिकुलर मेथड है बैलेंस करने का, तुम्हें वही स्टिक, उसी पे स्टिक रहना है, हिट एंड ट्राई मेथड। जैसे एग्जांपल के तौर पर N2 प्लस 3H2 और N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो तुम्हारा जो मेथड है, मैं वही बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे मेथड करना है। कि भाई यहाँ पर सबसे पहले है ना, हिट एंड ट्राई मेथड कैसा होता है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पर एक ही N, तो यहाँ पर 2 लगा दो। अब जैसे 2 लगाया तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 3 2 6 हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए, यहाँ पर तो 2 ही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से करना है। ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने N2 H2 और NH3 के फॉर्मूले को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो इतना ध्यान रखते हुए कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आ गया है, अपने आप चीजें बैलेंस हो गई। सो ये बहुत सिंपल सी चीज है। इसी तरीके से तुमको इन जनरल बैलेंस करना है। लेकिन व्हाट इफ अगर तुम उलझ गए तो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंसिंग में हम लोग उलझ जाते हैं, हम लोगों को इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो हम शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब तुम लोग इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना, और इस चीज को अगर तुमने ध्यान में रख लिया तो हो सकता है तुम लोग अच्छे से कभी अटकोगे नहीं, मतलब कभी भी यहाँ पर ये चीज जो है फेल नहीं होगी अगर तुमने इस चीज की प्रैक्टिस कर ली तो। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुमको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि NH3 लिया मैंने, प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। अब ये एग्जांपल में बहुत देर तक चलने वाला है ये एग्जांपल, ध्यान रखना है। इसमें हम बैलेंसिंग के बाद हम लिमिटिंग जो स्टोइशियोमेट्री वो भी इसी से समझ लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट भी इसी से समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तरफ से ट्राई कर लो पॉज करके कि इसका क्या बेसिकली बैलेंसिंग के बाद, यहाँ पर बैलेंस होने के बाद कैसी दिखेगी इक्वेशन। अभी ये अनबैलेंस है, कैसे समझ में आ रहा है कि अनबैलेंस है? यहाँ पर नाइट्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 3 है, वहां पर 2 है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अपन को अब ये बैलेंस नहीं है, ये चीज समझ में आ रही है, तो हमको करना है इसको बैलेंस, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? कर लिया, ट्राई कर लिया, हो गया बैलेंस। अब मैं बताऊं, देखो मैं जो मेथड बताने वाला हूं वो चीज फेल नहीं होगी, ये चीज मैं बता सकता हूं, ठीक है, कि ये चीज 100% वैलिड रहेगी।
ओके तो क्या करेंगे सबसे पहले तुमको फर्स्ट स्टेप ध्यान से सुन लो। फर्स्ट स्टेप में तुमको यहाँ पर ए लिखना है, इसको बी लिखना है, इसको सी लिखना है, इसको डी। मतलब कि इन सभी को एक अपने अपने कोएफिशिएंट्स असाइन कर दो अपने तरफ से, ठीक है। अभी हमें यही ए बी सी डी की वैल्यू ही तो पता करनी है अल्टीमेटली, ठीक है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको सभी में ए बी सी डी हमने असाइन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में हमको यहाँ पर देखना है, जो कि हम कर रहे हैं एक्चुअली, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए हमको सारे ही एलिमेंट्स को बराबर बराबर करने हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, सबसे पहले मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ। तो नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन है ए, तो ए हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको हमको बराबर करना है राइट हैंड साइड नाइट्रोजन कितने हैं, सी, तो ए इक्वल टू सी। समझ में आया कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन कितना है ए, राइट हैंड साइड नाइट्रोजन कितना है सी, तो ए इक्वल टू सी हो गया। फिर हम देखेंगे दूसरा एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3a। यहाँ पर कैसे देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में a इंटू 3, यहाँ पर 3a मॉलिक्यूल्स 3a एटम्स है हाइड्रोजन के। यहाँ पर कितने हैं, एटम्स तो नहीं बोलेंगे, मतलब 3a हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2d हाइड्रोजन है, राइट। तो 2d हाइड्रोजन है। फिर आखिरी आया यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है यहाँ पर 2b है, और राइट हैंड साइड में कितना है, एक तो ऑक्सीजन यहाँ NO में तो C आ जाएंगे और H2O में D आ जाएंगे, तो C प्लस D, करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है राइट हैंड साइड में, C प्लस D। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, कि यहाँ पर तुमने बैलेंसिंग का, हमको यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि सारे ही चीजें बराबर बराबर होनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट, अब हमको क्या करना है, देखो मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग सीख जाओ इस चीज से, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि A इक्वल टू सी है, अब यहाँ पर A इक्वल टू लेट, अब यहाँ पर क्या करना है, सेकंड स्टेप में लेट A इक्वल टू 1। अब जैसे ही हमने बोला कि A अगर 1 हो गया है, तो सीधी बात है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर मैंने A को 1 मान लिया है तो C भी 1 हो जाएगा। फ्रॉम 1 C इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि पहली इक्वेशन के हिसाब से अगर A को हमने 1 लिया है तो C भी 1 हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमने A की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, A की जगह 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 इज इक्वल्स टू 2D के बराबर है, करेक्ट है, ये 2D के बराबर है। दैट दिस इंप्लाइज D कितना हो जाएगा, D आ जाएगा 3/2, करेक्ट है। C आ गया 1, A आ गया 1, A को हमने 1 माना ही था, C 1 आ गया, D आ जाएगा 3/2, करेक्ट है। अब तीसरी इक्वेशन क्या कह रही है, तीसरी इक्वेशन कह रही है 2B इक्वल टू C प्लस C। क्या हमारे पास C अवेलेबल है, जी हाँ C आ चुका है। क्या हमारे पास D अवेलेबल है, जी हाँ D भी आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2B इक्वल टू फ्रॉम 3 से हम क्या करेंगे, 2B इक्वल टू C प्लस D। C कितना है 1 प्लस D कितना है यहाँ पर 3/2, करेक्ट है 3/2। अब यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5/2 हो गया। तो 2B इक्वल टू 5/2, तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा बच्चों 5/4, क्योंकि 2B 5/2 के बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई मेथड 2 नीचे जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, B इक्वल टू 5। दैट मीन्स वी हैव गॉट ऑल द कोएफिशिएंट्स, A इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1, D इक्वल टू 3/2, B इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, तो जरा देखें, तो ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, करेक्ट है। एक एक करके वैल्यूज डालें जरा। A कितना आ रहा है अपना 1, B कितना आ रहा है अपना 5/4, चलो 5/4, C कितना आ रहा है अपना 1, D कितना आ रहा है अपना 3/2, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन को अब यहाँ पर बैलेंस कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये फ्रैक्शन होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, ये 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है, तो हम इसमें 4 और 2 में इसका एलसीएम होता है 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पाएंगे दिस इज गोइंग टू बी 4NH3,
यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 4, यहाँ 5/4 इंटू 4 कटेगा तो 5 बचेगा, सिर्फ 5, ठीक है। और यहाँ पर होगा ये 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू 4, तो 4 इंटू 3/2, 2 से 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आ जाएगा, है ना, करेक्ट है। तो इन सभी की जगह मैं जरा लिख तो दूं जो भी है ना। तो ये आया यहाँ पर कितना 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कितना 4। ये कितना आया 5, करेक्ट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 5, ठीक है। अब ये कितना आया यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओ सॉरी 4 आया था, है ना, तो ये 4, और यहाँ पर कितना आया यहाँ पर ये 6, करेक्ट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6, तो ये आ जाएगा 6H2। अब देखो तुम बैलेंस हो गई ये इक्वेशन, 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6O2। तो ये चीज अब हमने इस पूरे मेथड से, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तुम्हें, लेकिन अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना इस वजह से, लेकिन तुम प्रैक्टिस करोगे धड़ 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 चुटकियों में बन जाएंगे ये चीज, और ये चीज कभी भी फेल नहीं होगी अनटिल अनलेस तुम खुद गलती ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर 4NH3 देखो, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 3 12 है, यहाँ पर भी 6 2 12 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 5 2 10 है, यहाँ पर भी 4 + 6 10 है ऑक्सीजन, सब वैलिड, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कर दिया है बैलेंस, इस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये। अब ये चीज है बैलेंस करना, और इस मेथड की तुमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेकर, ठीक है। तो ये हो गया। अब सवाल उठता है कि अब यहाँ पे बैलेंसिंग हम सीख गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम सीखते हैं कि स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है, और यहाँ पर कैसे हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास वो है ना, तो अब मैं यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे, स्टोइशियोमेट्री, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री। तो क्या आई थी अपनी इक्वेशन आई थी यहाँ पर एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब मैं बैलेंस हो चुकी है, तो अब मैं बैलेंस ही यूज करूंगा, 4NH3 + 5O2, थोड़ा सा और यहाँ पर कोने से नहीं थोड़ा बीच से लिखते हैं, 4NH3 + 5O2 गिव्स कितना NO 4NO प्लस कितना H2O 6H2O, करेक्ट है, ये आया था, है ना। तो अब देखो मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पर देखो इसको स्टोइशियोमेट्री, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखो, स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या है। ये जो कोएफिशिएंट्स अपने आए हैं आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन, ये बैलेंस करने के बाद जो भी इक्वेशन में जो ये आते हैं ये कोएफिशिएंट्स, इनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। कितना खतरनाक नाम लगता है ना, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो 4, 5, 4, 6 है, ये कहलाते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब क्या है ये दरअसल स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो मेरी बात कि ये चीज हमको क्या बता रहा है। ये हमको बता रहा है रेसिपी। स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है रेसिपी। क्या होता है इसका मतलब? रेसिपी, खाने की रेसिपी होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट चाहिए, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कितनी मात्रा में रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे, वो चीज दरअसल हमको स्टोइशियोमेट्री से पता चलती है। स्टोइशियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमको मात्रा बताते हैं कि कितनी मात्रा में क्या क्या लेने पर कितनी मात्रा में क्या क्या बनेगा, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट्स हम कितनी चीजें ले लें, कितने रिएक्टेंट्स लें, ये कितना रिएक्टेंट लें, तो इसको मिलाने से ये कितने कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये हमको बताता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हमको ये बताती है कि हाउ मच वी हैव टू टेक, ठीक है। कि अगर हमको इतना प्रोडक्ट चाहिए, कि ये चीज अगर प्रोडक्ट में चाहिए, तो हम कैसे इसको ये बनेगा, और हमको NH3 कितना लेना पड़ेगा, O2 कितना लेना पड़ेगा, तब जाके हमको NO कितना मिलेगा और H2O इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पर बैलेंस केमिकल रिएक्शन से पता चलती है, और स्टोइशियोमेट्री हमको इसी
इन्हीं प्रोडक्ट्स की रेसिपी बताता है कि ये रिएक्टेंट्स को कितना कितना रिएक्टेंट्स मिलाने पर हमको ये चीज, ठीक है। रेसिपी मतलब समझते हो ना, रेसिपी मतलब खाना बनाने में कि 1 चम्मच नमक मिलाओ, स्वादानुसार नमक मिलाओ, या इतने चम्मच जो है वो कड़ी पत्ता, ये सारी चीजें ना जाने कितना क्या क्या है ना। और ये सारी चीजें तो रेसिपी है, वो किस चीज की, वो किसी कोई अच्छी डिश की रेसिपी होती है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स है हमारे डिश, दिस इज अवर डिश, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमको ये चीज चाहिए, तो ये चीज हमको कैसे मिलेगी, इनको रिएक्टेंट्स को मिलाने से मिलेगी। कितनी कितनी मात्रा में रिएक्टेंट्स मिलाएंगे तो कितनी कितनी मात्रा में हमको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये चीज कौन बताता है, स्टोइशियोमेट्री बताती है। कैसे आती है स्टोइशियोमेट्री, हमको बैलेंसिंग करने से पता चलता है, ठीक है, बैलेंस करने से हमको पता चलेगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, कि इस पूरी रिएक्शन को, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, उसको रीड कैसे करना है, हाउ टू रीड इट, वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू इसको रीड किया जाता है। इसको रीड कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। ये 4NH3 5O2 4NO और 6H2 है, इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे 4 मोल NH3 4 मोल ऑफ NH3 जब हम 5 मोल O2 के साथ मिलाएंगे 4 मोल NH3, देखो मेरे शब्दों को, मोल बोल रहा हूं मैं, 4 मोल NH3 जब 5 मोल O2 के साथ मिलेंगे तब जाके 4 मोल NO बनेगा और 6 मोल H2O बनेगा, ठीक है। जब हम 4 मोल NH3 5 मोल O2 के साथ मिलाएंगे तब जाके हमको 4 मोल NO और 6 मोल H2O मिलेगा, ठीक है। तो 4 मोल NH3 को 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो 4 मोल NO बनाएगा और 6 मोल H2O बनाएगा, ठीक है। समझे कैसे पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 4 मोल NH3 मोल्स के टर्म्स में, ध्यान से सुन लो, मैं मोल्स के टर्म्स में पढ़ रहा हूं इसको, कि 4 मोल NH3 5 मोल O2 के साथ मिल करके 4 मोल NO और 6 मोल H2O बना रहे हैं, मोल्स मोल्स मोल्स, ध्यान से रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या पढ़ रहा हूं मैं, 4 मोल, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है, क्योंकि बेसिक है ना, दिस इज बेसिक। 4 मोल NO और 6 मोल H2O, ठीक है। 4 मोल NO 5 मोल NO के 5 मोल O2 के साथ मिलकर के 4 मोल NO और 6 मोल H2O बना रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, और दिस इज हाउ यू हैव टू रीड इट, ठीक है। कि 4 मोल को 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो 4 मोल NO और 6 मोल H2O बनेंगे, ठीक है। अब मैं क्यों इतना जोर कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ना है अपन को। डू नॉट रीड लाइक कि 4 ग्राम NH3 5 ग्राम O2 के साथ मिलकर के 4 ग्राम NO और 6 ग्राम H2O मिलेगा, ऐसा नहीं पढ़ना है हमको। हमको ग्राम में नहीं, हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको मोल्स में पढ़ना है। अब ऐसा क्या, तो बोले सर अगर हमने बैलेंस किया था तो यहां तो फिर सब बराबर होना चाहिए ना। ये देखो यहाँ पर 4 और 5 9 मोल है, यहाँ पर 4 और 6 10 मोल है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। आप तो बोल रहे थे कि सर बैलेंस है ये। अरे भाई, मैं बोल रहा था कि हम जब बैलेंस करते हैं तो हम मास कंजर्व करते हैं, मोल कंजर्व जरूरी नहीं है भाई। तो यहाँ पर इस वजह से 4 मोल और 5 मोल ये मोल्स के रिस्पेक्ट में भले ही डिसबैलेंस हो, लेकिन मास के रिस्पेक्ट में बराबर ही होंगे। प्रूफ करो सर, प्रूफ करो। ओके प्रूफ करता हूं, रुको। देखो यहां पर इसका क्या मतलब है, देखो 4 मोल NH3, अच्छा बताओ 1 मोल NH3 का वजन कितना होगा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NH3? नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन के, टोटल 14 और 3 17, तो 1 मोल NH3 17 ग्राम का होता है। 1 मोल NH3 17 ग्राम का होता है। यही हमने अभी मोल कंसेप्ट में सीखा कि इसका मोलर मास क्या होगा, 17 होगा। 17 यानी कि 1 मोल NH3 का कितना हो गया, 17 ग्राम, करेक्ट है। अगर 1 मोल NH3 17 ग्राम का है तो 4 मोल NH3 कितना होगा, 4 into 17 होगा, करेक्ट है, 4 into 17, और 4 into 17 मतलब कितना हो गया, 68 ग्राम्स, 68 ग्राम्स, करेक्ट। ओके, अब बताओ ऑक्सीजन यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 5 मोल है। 1 मोल ऑक्सीजन कितने का, 32 का, 16 2 32, करेक्ट है। तो जब 16 2 32, 32 5 से कितना हो गया, 160, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 into 16 32, और ये कितना आ जाएगा, 160 ग्राम, ठीक है।
ये वाला बताएं जरा, 4 मोल एनो, एनो कितना है, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन हो गया 16, तो 16 और 14 30, तो 1 मोल जो है वो 30 ग्राम का है। तो 4 मोल कितने ग्राम के होंगे, 4 इंटू 30 ग्राम के, यानी कि 120 ग्राम के, करेक्ट है। और 6 मोल H2O, 1 मोल H2O हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, 18 इंटू 6, तो यहां पर हो जाएगा 6 इंटू 18, तो 6 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 18 5 90, 18 6 108, तो 108 ग्राम का हो गया ये। 108 ग्राम। अब मुझे बताओ, ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट्स, वजन आ गया आपके पास। अब मास जरा ऐड करो, 160 प्लस 68 कितना हो गया, 228 हो गया, 228 ग्राम है ना। 160 प्लस 68 करेंगे तो 220 और 8 228 आएगा। क्या लगता है यहाँ पर कितना वजन आ रहा है, 120 प्लस 108, बता 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 ना बता, यहाँ पर 220 है ना, तो 228 ग्राम आ गया। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, मिल गई शांति। ये देखो 228 था, ये भी 228 आ गया। तो यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड को विद रिस्पेक्ट टू मास यहाँ पर बैलेंस है ये। ठीक है, मोल्स के टर्म्स में भले ही बैलेंस ना हो, मोल्स के टर्म्स में जरूरी नहीं है बैलेंस हो, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, लेकिन ग्राम्स में ये बैलेंस होंगे। ठीक है, अपने आप ही होंगे वो, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो भी अपन ने प्रोसेस करी है, अगर आपने सही तरीके से बैलेंसिंग कर ली है तो ऑटोमेटिकली आप पाओगे कि यहाँ पर मास अपने आप ही कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। ओके, इतनी चर्चा करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, देखो अब इसी चीज को, जैसे मैंने पढ़ने का तरीका बताया तुमको कि भाई यहाँ पर जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो तो हमको बताते हैं मोल्स के रिस्पेक्ट में कहानी, कि भाई 4 मोल 5 मोल के साथ मिलकर के इसका 4 मोल इसका 6 मोल बनाएगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर इसको मुझे मास के टर्म्स में रीड करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मुझे सबसे पहले इन सभी मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ग्राम से कन्वर्ट करूंगा तो यही आया था कि 68 ग्राम 160 ग्राम 68 ग्राम NH3 160 ग्राम O2 के साथ मिलकर के 120 ग्राम NO और 108 ग्राम H2O बनाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड इट, है ना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मास। तो इसलिए मैं यहाँ पर, मुझे फिर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं देखना है, फिर मुझे उनके रिस्पेक्ट में जो भी इनका रिस्पेक्टिव मास आए थे उसके रिस्पेक्ट में देखना है कि अगर मुझे, क्या मतलब है कि अगर मुझे 120 ग्राम NO की जरूरत है, 120 ग्राम NO की जरूरत है, तो मुझे कितने कितने NH3 लगेंगे, NH3 मुझे 68 ग्राम मिलाना पड़ेगा और ऑक्सीजन मुझे 160 ग्राम मिलाना पड़ेगा, तब जाके मुझे 120 ग्राम NO मिलेगा, तब जाके मुझे 120 ग्राम NO मिलेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड इट। समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, तो ये चीज तुमको यहाँ पर एकदम क्लियर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, करेक्ट है? ओके, तो ये चीज है। तो मैं तुमको यहाँ पर सारी चीजें एक बार और हम लोग यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देते हैं कि हम कौन कौन से, जैसे अभी तो मैंने मास के रिस्पेक्ट में बताया, अगर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में बताओ कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी मुझे, या मैंने पूछा कि भाई कितनी वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी मुझे, कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीजें हम सभी में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो क्या कहती है, 4 मोल NO NH3 किसके साथ मिल रहा है, 5 मोल O2 के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, यहाँ पर 4 मोल NO बना रहा है और 6 मोल H2O बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर मैंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ मोल, इन मोल्स के टर्म्स में इसको कैसे रीड करेंगे, 4 मोल NH3 5 मोल O2 के साथ मिलकर के 4 मोल NO और 6 मोल H2O बनाएगा। मैंने कहा इन ग्राम्स में बताओ, इन ग्राम्स में यानी कि 68 ग्राम NH3 कितना था वो 160 ग्राम O2 के साथ मिलकर के NO कितना बन रहा था 120 ग्राम NO और 108 ग्राम यहाँ पर H2O बनाएगा। ये हो गई इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में। ठीक है, तो मोल्स ग्राम्स। अब मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, तो अब यहाँ पर एक मोल में अगर 6.022 into 10 की पावर 23 या ये कहें कि Na पार्टिकल्स होते हैं, तो 4 में कितने होंगे 4 Na मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 5 Na ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के 4 Na
नंबर ऑफ NO मॉलिक्यूल्स बनाएगा और 6 Na नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको देखना है। और अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ या वॉल्यूम में बताओ कितनी वॉल्यूम है, वॉल्यूम, तो एक मोल जो है वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी यहाँ पर देखें तो NH3 सभी गैस है तो सबके लिए वैलिड है। तो अगर एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं तो यहाँ पर 4 मोल में कितने होंगे, 4 इंटू 22.4 लीटर combines with 5 into 22.4 liter to give 4 into 22.4 liter of NO and 6 into 22.4 liter of H2O गैस, वाटर वेपर गैस। ठीक है, तो ये टर्म्स हो गए। अब देखो ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों चीज जरूरी है और ये चीज कैसे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लेता है कि भाई अगर मुझे 4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ Na चाहिए या मुझे 120 ग्राम ऑफ NO चाहिए तो मुझे कितने लीटर ऑफ NH3 की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। समझ रहे हो कि अगर मुझे 120 ग्राम ऑफ NO चाहिए या मैं कहूंगा 108 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए तो मुझे कितने लीटर NH3 की जरूरत पड़ेगी। तो तुमको क्या करना है, तुमको उसके लिए सबसे पहले सभी चीजों को मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे कोई गिवन चीज है कि 120 ग्राम तो 120 ग्राम ऑफ NO मतलब कि कितने मोल्स, तुम बोलोगे भाई साहब यहाँ पर 4 मोल। ठीक है, अब 4 मोल है और 4 मोल के लिए मुझे कितने NH3 की जरूरत है, 4 मोल की जरूरत है और 4 मोल NH3 को वॉल्यूम में पता करना है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो ऐसे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि हाउ मच O2, ठीक है, मुझे कितने ग्राम O2 की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं यहां पर फॉर एग्जांपल 480 ग्राम ऑफ NO निकाल पाऊं। अगर मुझे 480 ग्राम NO की जरूरत है, फिर से सुन लो, अगर मुझे 480 ग्राम NO की जरूरत है तो मुझे कितने ग्राम O2 की जरूरत पड़ेगी ये तुमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर मुझे 480 ग्राम ऑफ NO की जरूरत है तो मुझे कितने ग्राम O2 की जरूरत पड़ेगी ये चीज तुमको बताना है। क्वेश्चन ऐसा आ गया। अब तुम्हें ये सब नहीं पता लेकिन तुम्हें पता है कि हाँ भाई स्टोइशियोमेट्री को कैसे रीड करना है, तुम्हें पता है कि इसको मोल्स के टर्म्स में रीड करना है और मोल्स के टर्म्स में ही ये चीज चलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें मोल्स के टर्म्स में ही। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 480 ग्राम जो भी चीज गिवन है इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जब गिवन मास अपॉन मोलर मास था तो N इक्वल टू 480 अपॉन मोलर मास कितना है इसका, NO का मोलर मास 30 है ना, 14 प्लस 16 30, तो ये हो गया इसका। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको अगर मैं ये करें तो 3 कितने जा 480 होता है, 3 1 जा 3 है ना, 3 1 जा 3 18 3 6 जा 18। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ पर 16, यानी कि मुझे कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, 16 मोल्स ऑफ NO की रिक्वायरमेंट है मुझे। ठीक है, 480 ग्राम का मतलब क्या है, 16 मोल्स ऑफ NO, और 16 मोल्स ऑफ NO अगर मुझे चाहिए हैं तो मुझे कितने O2 की जरूरत पड़ेगी, अब ये देखना है ना। अब ध्यान से देखो कि कैसे हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को, कैसे हम स्टोइशियोमेट्री को यूज कर सकते हैं। वो देखो कि अगर 4 मोल NO के लिए मुझे 5 मोल O2 की जरूरत पड़ रही है ना, मुझसे O2 का पूछा गया था। अगर मुझे 4 मोल NO के लिए 5 मोल O2 की जरूरत पड़ रही है तो 16 मोल के लिए कितने की पड़ेगी, यही बात हो गई ना। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो यहां पर कैसे करेंगे, 4 मोल के लिए 5 मोल की जरूरत है तो 1 मोल के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, यहां पर 5/4 की जरूरत पड़ेगी, राइट। पहले 1 में कन्वर्ट करो, ऐसा कर लिया करो। ठीक है, सारी चीजों को 1 में कन्वर्ट करो। तो यहां पर अगर 4 मोल के लिए मुझे 5 मोल की जरूरत है तो 1 मोल के लिए 5/4 की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे 1 मोल के लिए 5/4 की जरूरत है तो 16 के लिए कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 5/4 इंटू 16 हो जाएगी। तो ये चीज आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायरमेंट। तो O2 कितना जाएगा, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मोल्स ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो
4 के लिए अगर 5 की जरूरत थी तो 16 के लिए मुझे 20 की जरूरत पड़ेगी, 20 मोल O2 की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने कहा कि भाई अगर 20 मोल O2 है तो इसका मेरे को ग्राम्स में तो बता, ग्राम्स में कितना होगा, तो ग्राम्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे 20 है ना, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो 20 है नंबर ऑफ मोल्स, मास मुझे पता करना है, मोलर मास कितना हो जाएगा O2 का 32। तो 32 इंटू 20 कितना हो गया 640 ग्राम। तो 640 ग्राम की मेरे को जरूरत पड़ेगी, 640 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से तुमको पूरी प्रोसेस तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम, तो सबसे पहले क्या है, तुम्हें आंख बंद करके अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो कैसे तुमको स्टोइशियोमेट्री को रीड करना है कि भाई इसके लिए 4 मोल के लिए 5 की जरूरत है तो 16 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, इस टाइप से तुमको सोचते बनना चाहिए। और उसके बाद फिर तुमको करना है, और फिर तुम जब कर लोगे फिर ज्यादा कोई कैलकुलेशन इतना कोई कठिन नहीं होता, सोचना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, तो मेरे ख्याल से ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि हम किस किस तरीके से हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैंने पूछ लिया होता कि भाई यहाँ पर कितने लीटर O2 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं बोल देता कि 22.4 इंटू 20 इतने लीटर की जरूरत पड़ेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए, कैसे हमको देखना है, कैसे हमको सोचना है। तो ये चीज हो गई अपनी स्टोइशियोमेट्री से। तो स्टोइशियोमेट्री मतलब क्या बताता है, स्टोइशियोमेट्री हमको बताती है कि क्या उसकी रेसिपी है, कि कितने रिएक्टेंट्स मिलाने पर हमको कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कितनी मात्रा में प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर किसी पर्टिकुलर मात्रा में हमको प्रोडक्ट चाहिए तो हमको कितनी मात्रा में हमको रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे। ये सब हमको स्टोइशियोमेट्री या एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सोचना है समझ में आ गया। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपन ने किया है। अब हम चर्चा करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। तो लिमिटिंग रिएजेंट समझने के लिए अपन वापस से सेम इक्वेशन लेते हैं और सेम चीजें करते हैं। ठीक है, तो क्या था, हमारे पास 4 मोल NH3 था। इस इक्वेशन से बोर हो गए ना, पता है, लेकिन समझ लो कंसेप्ट तो वही है, हर चीज के लिए वही वैलिड होगा। 4 मोल NH3 5 मोल O2 के साथ मिलकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रूम ब्रूम 4 मोल NH3 5 मोल O2 के साथ मिलकर के कितना NO बना रहे थे, 4 NO बना रहे थे, और साथ में क्या निकल रहा था, 6 मोल H2O निकल रहा था। ठीक है, 6 मोल H2O निकल रहा। ओके, तो अब हमने सारी चीजें पढ़ ली, हमें पता चल गया है कि कैसे रीड करना है। अब मैंने बोला कि व्हाट इफ अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी हमारे पास अगर मान लो कि हमारे पास इसके NH3 के 68 ग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन के 80 ग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 68 ग्राम NH3 अवेलेबल है, 80 ग्राम्स O2 अवेलेबल है, तो NO कितना बनेगा और H2O कितना बनेगा। ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जब हम कैसे कैसे निकालना है, देखो प्रोसेस के थ्रू जाएं, अगर प्रोसेस के थ्रू जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले तो इसको हमको मोल्स में कन्वर्ट करना है, रिस्पेक्टिव मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास देखें जरा कितने मोल्स अवेलेबल हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो गिवन मास कितना है यहाँ पर 68 है, और मोलर मास कितना है NH3 का 17, यानी कि हमारे पास ये 17 4 60 होता है, 68 होता है, तो 4 मोल्स अवेलेबल है हमारे पास NH3 के। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई, NH3 की। अब बात करते हैं यहाँ पर O2 की। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कितना, व्हाट इज द मास गिवन, 80 इज द मास गिवन, और नंबर ऑफ इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 2 32 हो जाएगा। करेक्ट है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 16 2 32 16 5 80, तो ये हो जाएगा 5/2 मोल्स। करेक्ट है, तो अब यहां पर हमने नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारी प्रोसेस कहती है, हमारी प्रोसेस यही कहती है कि आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देना है, जो कि हम कर रहे थे, जो मैंने पिछले एग्जांपल में बताया तुमको कि सबसे पहले तुमको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स में ही आपको स्टोइशियोमेट्री रीड करनी है और रिएक्शन रीड करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं आसानी से।
ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अब यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये अवेलेबिलिटी थी, क्वेश्चन ये था कि ये NO कितना बनेगा और H2O कितना बनेगा, ये चीज हमको पता करनी है, कितने कितने ग्राम बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने 68 ग्राम था उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, 4 आया। 80 ग्राम था उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया तो 5/2 आया। ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या है, तो हमारी स्टोइशियोमेट्री क्या कह रही है, अब देखें जरा स्टोइशियोमेट्री क्या कह रही है, मतलब हमारी रेसिपी क्या कह रही है। स्टोइशियोमेट्री हमारी ये कह रही है कि भाई 4 मोल NH3 के लिए 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, तब जाके इसके 4 और इसके 6 मोल बनेंगे। लेकिन हमारे पास 4 मोल NH3 तो अवेलेबल है, लेकिन क्या हमारे पास 5 मोल ऑक्सीजन अवेलेबल है? नहीं, हमारे पास तो 5/2 ही अवेलेबल है, यानी कि 5/2 मोल्स ही अवेलेबल है हमारे पास। यानी कि अगर हमारे पास 4 मोल NH3 अवेलेबल है, 4 मोल NH3 के लिए 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब जाके वो इसका 4 मोल और इसका 6 मोल बनाता। लेकिन हमारे पास NH3 तो 4 मोल है, लेकिन ऑक्सीजन के 5/2 मोल्स ही अवेलेबल हैं। यानी कि हमें चाहिए कितने थे, 5 मोल। 4 मोल के लिए, 4 मोल NH3 के लिए हमको 5 मोल की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास 4 मोल के लिए यहाँ पर 5/2 ही अवेलेबल है। इसका मतलब अब प्रोडक्ट हम उतना नहीं बना पाएंगे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि अब प्रोडक्टिविटी कम हो गई। कैसे? देखो समझो इस चीज को, कैसे समझेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। देखो क्या हुआ कि अगर तुम्हारे घर में अगर तुमको बनाना है कोई चाय बनानी है, चाय बनाए, हाँ चलो चाय बना हाँ चाय बनानी है, ठीक है, और एकदम बेहतरीन चाय बनानी है, ठीक है। चाय का क्योंकि रेसिपी आसान होती है ना, सब लोग रिलेट कर सकते हैं, इस वजह से मैं चाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर तुम्हें चाय बनानी है और तुमने देखा कि भाई तुम्हें 4 कप चाय बनानी थी। 4 कप चाय के लिए तुमको कितना कितना पानी और कितना कितना दूध लेना पड़ेगा। तुम्हें पानी लेना पड़ेगा 2 कप और 2 कप तुमको दूध लेना पड़ेगा, ठीक है, और मतलब बराबर रेशो में, तब जाके तुम्हारे पास टोटल 4 कप जो है वो मिलेगी और एक अच्छी चाय बनाने के लिए, ठीक है। ये मत बोलना कि ठीक है। तो अब उसमें तुमको पड़ेगी जरूरत चाय पत्ती की, और तुम्हें साथ में जरूरत पड़ेगी शक्कर की, और अदरक वदरक अगर डालना हो बेहतरीन तो डाल सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन अब तुम्हें जैसे ही 4 कप चाय बनाना था, तुम्हें उसके लिए 2 कप दूध और 2 कप पानी की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही तुमने फ्रिज खोला तो तुम्हें पता चला कि भाई साहब मेरे पास तो 2 कप दूध ही नहीं है, मेरे पास तो केवल 1 ही कप दूध बचा है। ओह माय गॉड। तो अब क्या करेंगे? तो अब हमको यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि हमको अब अपने प्रोडक्टिविटी को थोड़ा कम करना पड़ेगी। 4 कप दूध चाय नहीं बन के 2 कप दूध चाय बन पाएगी, है ना। तो यानी कि अब क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास जहां पर हमको 2 की जरूरत थी, 2 कप दूध की जरूरत थी, वहां पर हमको केवल 1 ही कप अवेलेबल है। भले ही हमारे पास पानी कितना भी अवेलेबल हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्ट बन रहा था, मेजर प्रोडक्ट बन रहा था, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी जो क्वालिटी है वो चीज़ तो इसी पर डिपेंड करती है ना कि आपने ये कितना दूध मिलाया था। अगर आपको सेम क्वालिटी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं क्वांटिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस वजह से अब यहाँ पर हमको अगर वही क्वालिटी की चाय चाहिए तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमको 4 कप चाय मिल जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो चीज़ आधी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी भी आधी है दूध की। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास चाय पत्ती कितनी अवेलेबल है, आपके पास क्या बोलते हैं शक्कर कितनी अवेलेबल है, आपके पास पानी कितना अवेलेबल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास जो दूध था वो तो केवल 1 ही कप था, यानी कि उस 1 कप के अकॉर्डिंग ही अब हमारा प्रोडक्ट बनेगा। कि अगर हम सोच रहे थे कि भाई 2 कप दूध 4 कप के लिए चाहिए थी, 4 कप चाय के लिए हमको 2 कप दूध की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास 1 ही कप है, तो क्योंकि ये आधा हो गया तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अब हमारे पास चाय भी 2 ही कप बन पाएगी, 4 नहीं बन पाएगी। करेक्ट है। तो इस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से खराब हुई? दूध के कम होने की वजह से। तो यहाँ पर हमारा दूध जो था वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। समझ में आएगी बात? तो इस तरीके से यहाँ पर समझो कि लिमिटिंग रिएजेंट वो जिसकी वजह से जिसकी कमी पड़ जाती है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग का मतलब ही है कमी पड़ जाना। लिमिटिंग रिएजेंट वो जिसकी कमी पड़ गई, वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसकी वजह से हमारी फाइनल प्रोडक्टिविटी, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो असर करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर गौर से देखें तो अब यहाँ पर लिमिट है ना, एक्सेस रिएजेंट जितने भी हों इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही है जो हमारे को फाइनल प्रोडक्ट पर असर डालेगा। और ध्यान रखना रिएजेंट है मतलब वो रिएक्टेंट साइड ही होना है। और कैसे पहचानेंगे, हमें देखना है कि क्या हमारे पास कौन ज्यादा है कौन कम है। तो अब यहाँ पर देखो कि भाई यहाँ पर अगर 4 मोल NH3 की जरूरत थी, 4 मोल NH3 को 5 मोल O2 की जरूरत थी। रेसिपी तो यही कह रही है ना कि 4 मोल NH3 को 5 मोल की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास 4 मोल इसके तो हैं लेकिन इसके 5 नहीं है, इसके तो 5 के आधे ही है। ठीक है, 5/2 ही मोल O2 के अवेलेबल है। इसका मतलब हमारी फाइनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और फाइनल प्रोडक्टिविटी किसके हिसाब से चलेगी, इसके हिसाब से चलेगी। इट डजंट मैटर कि ये कितना है, चलेगा तो अब इसके। तो यानी कि अगर अब देखो, अब अगर ये है तो दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द वन विच अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्टिविटी को असर करता है उसको हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, जिसकी कमी पड़ जाती है, जो कम पड़ जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो कैसे इसकी फाइनल प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा कि अब देखो यहाँ पर कि अगर हमारे पास 5/2 मोल्स हैं O2 के, तो अब NO और H2O कितना बनेगा और NH3 का क्या होगा। तो ये चीज देखनी है कि हमें पता है कि अब हम सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग लीड करनी है हमको, 5/2 के अकॉर्डिंग, मतलब O2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब हमने कहा कि भाई अगर ये 5 इसके 5 मोल इसके 4 मोल बना रहे थे, इसके 5 इसके 4 बना रहे थे, तो इसके 5/2 इसके 4/2 बनाएंगे। और इसके 5 अगर इसके 6 बना रहे थे, इसके 5/2 6/2 बनाएंगे, है ना। तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO जो बन रहे हैं और H2O जो बन रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में हमने 4 यहाँ पे NO और H2O के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर प्रेडिक्ट कर लिए कि भाई अगर 5 के लिए 4 है ना, रेसिपी कहती है कि 5 के लिए 4 बनते, 5 से 4 बनते और 6 H2O बनते। तो यहाँ पर 5/2 से ये कितना बनेगा, 4/2 बनेगा, 6/2 बनेगा, मतलब सभी आधे हो जाएंगे। ओके, तो यानी कि ये कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 3 मोल्स हो जाएंगे। तो 2 मोल NO। अच्छा, NH3 का क्या होगा, 4 मोल तो थे मेरे पास, तो 4 मोल थे, लेकिन यूज तो कितने होंगे, 5 के लिए 4 यूज होने थे, 5 के साथ 4 NH3 यूज होने थे, लेकिन 5/2 के साथ यूज कितने होंगे, 4/2 ही यूज होंगे, यानी कि 2 ही यूज होंगे, है ना। 4/2 मतलब कितना होता है, 2। तो 4 अवेलेबल थे लेकिन 4 में से सिर्फ 2 ही यूज हुए और बाकी 2 बच गए, 2 रिमेनिंग, 2 मोल तो रिमेनिंग हो गए। ठीक है, 2 मोल बच जाएंगे, 5/2 पूरा खप जाएगा, पूरा चला जाएगा और यहाँ पर 2 मोल NO बन जाएगा, 3 मोल H2O बन जाएगा। समझ में आया। तो अगर यहाँ पर ये चीज तुमको समझ में आ गई है, 2 मोल यहाँ पर बच जाएंगे, 2 मोल इसके बनेंगे, इसके 2 मोल बनेंगे, इसके 3 मोल। अब हमको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है कि भाई यहाँ पर हमको ग्राम्स में पूछा गया था ना, तो अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कि भाई एक है ना, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यानी मास कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू मोलर मास कितना है 30, तो 30 इंटू 2 60 ग्राम्स ही यहाँ पर हमारे पास 60 ग्राम्स NO बनेगा, 60 ग्राम। और ये कितना H2O कितना बन जाएगा, H2O बन जाएगा मास इक्वल टू 3 इंटू 18, 18 3 जा कितना होता है 50, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 54 यहाँ पर 54 ग्राम वाटर बनेगा। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर O2 पूरे तरीके से यूज हो जाएगी, यूज अप होके ये 60 ग्राम बनाएगा, ये 54 ग्राम बनाएगा और यहाँ पर जो बच जाएंगे वो 2 मोल, 2 मोल मतलब कि कितने 34 ग्राम्स NH3 भी रह जाएगा, वो अनरिएक्टेड रहेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो NH3 यहाँ पर इसे बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से जहां पर अगर ये कमी नहीं पड़ती, अगर मान लो यहाँ पर 5/2 नहीं होता 5 ही होता, तो सीधी सी बात है इसके भी 4 मोल बनते, इसके भी 6 मोल बनते, अच्छी खासी मात्रा में। लेकिन यहाँ पर ये आधा ही अवेलेबल था जितना हम सोच रहे थे, इसकी कमी पड़ गई थी। 4 मोल के लिए 5 मोल की जरूरत थी, लेकिन 4 मोल के लिए यहाँ पर सिर्फ 5/2 ही अवेलेबल है, इसका मतलब इसकी कमी पड़ गई है। और अब प्रोडक्ट जो रहेगा वो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा कि अगर ये आधा है तो सारी प्रोडक्टिविटी भी आधी हो जाएगी। समझ में आया।
और ये कैसे देखना है कि 5 से 4 बन रहे थे तो 5/2 से 4/2 बनेंगे, 5 से 6 बन रहे थे तो 5/2 से 6/2 बनेंगे। इस तरीके से हमको सोचना है, ठीक है। तो ये होता है लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट। हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ता है कि भाई कोई चीज कमी तो नहीं पड़ रही है, जिस चीज की कमी पड़ेगी फिर फाइनल प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग ही बनना है, ठीक है ये चीज। और बाकी एक्सेस रिएजेंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से ही बनेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? तो ये है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप कि तुमको यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हो गया है अपना। अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि अपना क्या क्या हो गया है और क्या बचा है। अब लगभग सभी अपन लोग खत्म हो चुके हैं। बैलेंसिंग हो गया, स्टोइशियोमेट्री हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है। अब बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। ठीक, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्सेंट्रेशन, ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये है हमारा क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में हमको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या यहाँ पर देखने हैं। और देखो सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, राइट। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहाँ पर हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं जो एक बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी। अब बाइनरी में एक वैसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब देखो जैसे मुझे नींबू पानी मिलाना है, नींबू पानी बनाना है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पानी में सिर्फ नींबू ही रहेगा। उसमें नमक, शक्कर, मसाले वसाला, सोडा वोडा, सब बहुत सारी चीजें रह सकती है, पुदीना रह सकता है। तो ऐसा नहीं है, सोल्यूशन बहुत सारी चीजें कंटेन करता है। तो उसमें हम बेसिकली सारी, लेकिन एक मेन सॉल्वेंट रहता है जिसके अंदर सारी चीजें मिलाई जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होते। बाइनरी सॉल्यूशन वो जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट रहता है, वो चीज। तो मेजरली हम उसको अभी जो भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड ही करने वाले हैं, पहली चीज, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई सॉल्वेंट अवेलेबल है तो उसमें कितनी मात्रा में मैं कोई सॉल्यूट मिला रहा हूं, है ना, उसे हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे उस सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास 2 ग्लास, ठीक है। अब 2 ग्लास है, दोनों में पानी भरा हुआ है और उसमें मैंने एक ग्लास में 1 चम्मच नमक मिलाया, दूसरे ग्लास में 2 चम्मच नमक मिलाया। तो सीधी सी बात है 2 चम्मच जिसमें मिलाया उसमें ज्यादा वो खारा रहेगा, इट विल बी मोर सॉल्टियर देन जिसमें मैंने 1 मिलाया था। अब सीधी सी बात है, उसका रीजन क्या है कि उसमें मैंने 2 चम्मच मिलाया था, मतलब उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और यहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम था, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि कितनी मात्रा में सॉल्यूट मिलाया गया है पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि किन किन टर्म्स में मैं एक्सप्रेस कर सकता। एक टर्म और होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट करना मतलब कि हम लोग, अब सीधी सी बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक खारा ज्यादा, 2 चम्मच वाला ज्यादा खारा पानी था, 1 चम्मच वाला जो है वो कम खारा है, यानी कि 1 चम्मच वाला ज्यादा डाइल्यूट है, कम कॉन्सेंट्रेटेड है। ज्यादा डाइल्यूट है, कम कॉन्सेंट्रेटेड है। और यहाँ पर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है 2 वाला और उसमें डाइल्यूशन थोड़ा कम है। अगर हमको बोला कि यार इसका खारापन जो है थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसमें ज्यादा सॉल्टी हो गया है, इसको थोड़ा सा सही करो, तो सही करने के लिए यानी कि डाइल्यूट करो, तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे। पानी मिलाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा कि ओवरऑल जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो थोड़ा कम सॉल्टी हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है पर यूनिट वॉल्यूम वो थोड़ा हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मेरे ख्याल से तुमको आ गई होगी बात समझ में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किन किन टर्म्स में हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं ये बताने के कि कितनी मात्रा में सॉल्यूट अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या बताता है कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन बताता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया गया है उसको सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। 2 टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ठीक है। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो 2 हिस्सों में बटेंगे अपने, टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो
और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर चेंज होता रहे, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब जो वॉल्यूम डिपेंडेंट हो, ठीक है, वॉल्यूम डिपेंडेंट होना चाहिए, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब कि वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं या जिसको हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो होंगे वो होंगे W/V, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये परसेंटेज होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। दूसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम आएगा वहां समझ जाना कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। फिर आता है जैसे मोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो मोलैरिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। नॉर्मेलिटी वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होता है, ठीक है, नॉर्मेलिटी भी। ये वेट बाय वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो जो इंडिपेंडेंट यानी कि जिसमें जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वेट बाय वेट, ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, जैसे ppm, ठीक है, ppm या ppb, ठीक है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर ये हो गया है ना, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन। ये सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। जैसा मैंने बताया कि नॉर्मेलिटी को मैं चर्चा करूंगा अपन जब पढ़ेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में मैं नॉर्मेलिटी चर्चा करूंगा, उससे पहले अपन ये सारी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं W/V की। तो W/V क्या होता है? W/V%, तो यानी कि मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना मौजूद है गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। यानी कि क्या लिखेंगे इसको, फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने तुमको बोला कि भाई 10% W/V है, तो 10% W/V का क्या मतलब है, कैसे तुमको इसको फेच करना है, इस इंफॉर्मेशन को वो सीखो कि 10% W/V का मतलब है कि 10 ग्राम सोल्यूट, 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये तुमको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है कि 10% यानी कि 10% में 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसे हम बोलते हैं W/V। क्या बोलते हैं? W/V, ठीक है, समझ में आ गया ये, ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं जैसे V/V का, तो V/V जैसे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि अब यहां पर बोला कि भाई 10% V/V है, तो 10% V/V मतलब क्या होता है, 10 ml सॉल्यूट, 10 ml सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है, क्योंकि 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंट देखना है, परसेंट में। तो 10 ml ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे देखो अब यहाँ पर ml आ गया, पहले यहाँ पर ग्राम आया था क्योंकि हम W/V देख रहे थे, यहाँ पे V/V है, 10 ml सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन, ये होगी बात, ठीक है, W/V, V/V%, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि W/W, ठीक है। अब W/W का क्या मतलब है, W/W से तुम समझ सकते हो ऑटोमेटिकली क्या होता होगा इसका मतलब, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये हो गया यहाँ पर W/W%, W/W%, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ये चीज हो गई, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये हो गया W/W। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वही, जैसे 5% W/W बोला, यानी कि क्या, 5 ग्राम सोल्यूट, 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन,
ठीक है, तो अंतर समझ में आया तुम्हें कि कैसे हमको देखना है। यहाँ पे 100 ग्राम है, देखो अब यहाँ पर मास अपॉन मास था इसलिए 5 ग्राम अपॉन 100 ग्राम ऐसा करना। ठीक है, तो ये हो गया W/W। अब बात करते हैं जैसे ppm की, तो ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि देखो सेम टू सेम चीज रहेगी, एग्जैक्टली सेम चीज की सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन के मामले मुकाबले कितना है, तो वो चीज हमको देखनी है। लेकिन यहाँ पर मिलियन है, ये परसेंट था इसलिए 100 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि हमको मिलियंस में बोला जा रहा है तो इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे तो ये मिलियन आ जाएगा। और अगर पीपीबी की बात करते हैं, पीपीबी तो पार्ट्स पर बिलियन है तो बिलियन में यह सेम टू सेम रहेगा लेकिन इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि बिलियन है, बिलियन में पर 10 की पावर 8 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की, किसकी, मोल फ्रैक्शन की। इंपॉर्टेंट चीज है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो फ्रैक्शन मतलब होता है किसी होल का कुछ पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इतना तो पता है ना, कि जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमने पिज्जा पढ़ा होगा कि यहाँ पे पिज्जा के टर्म में जब फ्रैक्शन में बचपन में पढ़ते थे ना, वैसा कि भाई यहाँ पर उसके मैंने यहाँ पर 8 पार्ट कर दिए हैं, तो एक पार्ट जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, 1/8 कहलाएगा, राइट। तो 1 का 8वां भाग 1/8, तो एक पिज्जा का 1/8 पार्ट रहता है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर फ्रैक्शन। ठीक है, तो या ये कह सकते हैं कि इस पूरी चीज का यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 1/8। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, कि जैसे ये है और इसमें यह 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 या 4 है, चलो ठीक है। तो अब मैंने कहा कि व्हाट इज द, ये पूरे में से कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो 2 का है, तो 2 का कंट्रीब्यूशन अगर मैंने कहा कि 2 कितने हैं, 1 2 3 है, 3 है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 में से 3 हिस्से 2 के हैं, 2 हिस्से 3 के हैं, और 1 हिस्सा 4 का है, और 2 हिस्से 1 के हैं। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि फ्रैक्शन मतलब किसी होल का कुछ पार्ट, और हम ये बता कर सकते हैं कि कितना पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन हो रहा है टोटल, करेक्ट है। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक कोई सा कंटेनर है, अब उसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं और बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। बी के कुछ थोड़े ज्यादा हो गए, ए के थोड़े कम हो गए, ठीक है, और बी के थोड़े और ज्यादा हो गए और ए के, ठीक है, ओके। तो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ऐसे समझो, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होंगे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और ए के कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए ए के। टोटल कितने हो गए, ये ए का ये बी का, तो 7 + 5 कितने हो गए, 12 हो गए। अब मैंने कहा इस 12 में से कितना कंट्रीब्यूशन ए का था, तो मैं बोलूंगा भाई 5 कंट्रीब्यूशन ए का था, 7 कंट्रीब्यूशन बी का था, यानी कि आउट ऑफ 12 5 जो थे वो किसके थे, ए के थे, और आउट ऑफ 12 बी के कितने थे, 7 थे। तो ये तो हो गया बी का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया ए का मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से हमको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि हम बेसिकली मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमको सिंपली क्या करना है, कितना पूरे टोटल में से कितना कंट्रीब्यूशन है ना, पूरे होल का कितना पार्ट जो है वो है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली Na प्लस Nb यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन Na, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। पहली चीज समझ में आई। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बारे में क्या कहना होगा आपका, आप ये कहेंगे कि Nb अपॉन Na प्लस Nb, करेक्ट है। या N नीचे क्या आएगा, टोटल आएंगे, उसका मतलब जिस चीज का आपको निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे अगर मान लो अभी 2 ही चीजें थी तो अपन ने 2 ही चीजें कंसीडर करी, मान लो सी डी और बहुत सारी चीजें डिफरेंट टाइप की होती तो हम उसको भी ऐड करते, लेकिन टोटल में, लेकिन हमको जिसका निकालना है वो चीज ऊपर आएगी। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि दिस।
अब मान लो कि यहाँ पर हमको ये देखना है, तो एक चीज ध्यान रखना कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1। तो जितने भी मोल फ्रैक्शन है सबका अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखूंगा और सबको ऐड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। देखो Na, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक 7/12 था B का और 5/12 था A का, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 7 + 5 12, 12/12 दैट इज 1। तो इसलिए ध्यान रखना सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 होने वाला है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन A और मोल फ्रैक्शन B यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ है कि जिसमें मान लो जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब हम बात करते हैं तो सॉल्वेंट सीधी सी बात है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में है, तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम ऐड करते हैं, ये जो सम लेते हैं, उसमें सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में होने की वजह से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इस वजह से हम इसको अप्रोक्सीमेटली NB भी मान सकते हैं जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A रहेगा या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा वो Na/NB रहेगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पर Na जो है वो NB के सामने बहुत छोटा है, एंड बहुत छोटा होने की वजह से या डाइल्यूट होने की वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस वजह से टोटल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको करनी है, लेकिन तुम्हें जो पता होना चाहिए वो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दिस इज द मतलब फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। बाकी ये चीजें तो एक स्पेशल केस हो जाता है जब दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ये चीज इस वजह से यहाँ पर तुमको ध्यान रखनी है। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना। तो मोल फ्रैक्शन मतलब टोटल में से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ये। ओके, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी की। हाँ भाई, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर तुमको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में तुमको जो मोलैरिटी या जो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है वो ज्यादातर केस में मोलैरिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, मोलर। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है, मोलर। और ये क्या होती है देखा जाए तो ये होती है, अगर हम देखें तो मोलैरिटी जो होती है वो होती है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, M इज इक्वल्स टू N/V। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या बताता है कि सॉल्यूट की मात्रा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट टू इन लीटर, एक लीटर में कितने हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि 4 या 2 मोलर है, तो 2 मोलर का मतलब क्या है, 2 मोल पर लीटर। क्या मतलब है इसका, 2 मोल पर लीटर, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मतलब है इसका। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जहां पर भी 2 मोलर दिख जाए तुमको तो तुमको इस तरीके से समझ में आना चाहिए। तो इसकी दूसरी यूनिट मोल पर लीटर भी होती है। ठीक है, ज्यादातर तुमको यही चीजें, ये 2 चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मोलैरिटी इज another concentration term, the most popular concentration terms that you must know। ठीक है, तो पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, अब इसी को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। करेक्ट है, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो मैं इसको डेंसिटी अपॉन मोलर मास भी लिख सकता हूँ। ठीक है, न जाने कितने टर्म्स में तुम लिख सकते हो। एक चीज ये फॉर्मूला याद है तो तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो ये पता है तो ये भी चीज हो जाएगी डेंसिटी अपॉन मोलर मास। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हाँ चलो, अगर मान लो यहाँ पर मैंने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है,
यानी कि 1 लीटर में अगर 1000 ml होते हैं और मैंने कहा कि भाई अगर मेरे को कोई चीज ml में दी गई है वॉल्यूम और उसको मेरे को उसमें करना है, तो सीधी सी बात है मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, n/v in ml, जो भी जो मैं दिया गया है, ठीक है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि 1000 इंटू n/वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो ये चीज भी तुम इस तरीके से, वैसे तो तुम्हें एक चीज मैं नहीं चाहता, मैं मतलब इसके बिल्कुल अगेंस्ट में रहता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा चीजें याद करने की हों। हमें जितनी ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी उतनी ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। हमें केवल एक चीज याद रखनी है कि मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बाकी सारी चीजें इससे ऑटोमेटिकली रिलेटेड है, हमें वो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें अगर ये पता है तो हम वहां पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, ठीक है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम, देखो यहाँ पर अब मोलैरिटी पढ़ रहे हैं तो अब थोड़ा सा हम ऐसी चीजें देखते हैं जो जरूरी या कह सकते हैं कि जरूरत पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन पढ़ते हैं सबसे पहला मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जैसा मैंने तुमको बताया, डाइल्यूशन मतलब कि हमको कॉन्सेंट्रेशन करना है कम। कैसे कर सकते हैं, पानी मिला करके, पानी मतलब सॉल्वेंट मिला करके। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट को ऐड करना या पानी को ऐड करना इज लाइक डाइल्यूट करना, ठीक है। तो अब मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन कैसा देखेंगे, देखो अब जैसे इसको कंसेप्ट ये है बच्चों कि अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर कोई सॉल्यूशन है, उसमें जो उसका क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन है राइट नाउ वो है m1 और उसकी जो वॉल्यूम है वो है v1, करेक्ट है। तो इसमें अगर इसकी मोलैरिटी m1 है और इसकी वॉल्यूम v1 है, ये अगर मुझे पता है, तो मैंने कहा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स तो बताओ जरा, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो तुम बोलोगे भाई मोलैरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब n जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 इंटू v1, करेक्ट है ना, ऐसे ही बोलोगे। ऐसे ही मैंने कहा कि अब एक काम करते हैं, इसमें ना थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, इसमें पानी मिलाओ। इसमें पानी मिलाया तो मान लो अपन ने कुछ इतना पानी मिला दिया, तो इतना पानी वाटर मिलाया, ठीक है, H2O वाटर मिला दिया। अब वाटर मिलाने के बाद यहाँ पर पता चला कि वॉल्यूम जो है मेरी थोड़ी इंक्रीज हो गई और फाइनल वॉल्यूम जो आ गई वो V2 आ गई। और V2 आएगी तो अब सीधी सी बात है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, डाइल्यूट हो गया है, डाइल्यूट हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो M2 हो गया। अब हमें पता करना है कि भाई ये मोलैरिटी कितनी हो गई है, M2 कितना हो गया है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें पता है कि भाई मोलैरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, हमें ये पता करना है, नंबर ऑफ M2 पता करना है। तो यहाँ पर ये जो V2 है ये यहाँ पर नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे M2 इंटू V2। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हम यहाँ पर पानी ऐड कर रहे थे तो क्या हमने इसमें कोई सॉल्यूट की मात्रा मिलाई थी, सॉल्यूट तो नहीं मिलाया हमने, यानी कि जितना सॉल्यूट पहले था उतना ही सॉल्यूट बाद में है। यहाँ पर जब हम मोलैरिटी एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके लिखते हैं, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मोल्स थे सॉल्यूट के उतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे होने, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ जाने पर पानी मिलाया है, हमने कोई सॉल्यूट एक्स्ट्रा नहीं मिलाया, हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं सॉल्वेंट ऐड किया है, ना कि सॉल्यूट। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही हैं जितने पहले थे, तो बस ये है कि वॉल्यूम चेंज हो गई है, वो बात अलग है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जितने पहले यहाँ पर थे उतने ही यहाँ पर है। इसका मतलब अगर यहाँ पर n इक्वल टू m1v1 था तो यहाँ पर n इक्वल टू m2v2, ये दोनों के दोनों बराबर है। इस वजह से ध्यान रखना मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन पे, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसलिए जितने यहाँ पर थे, यहाँ पर कितने थे m1v1, उतने ही यहाँ पर होंगे, यहाँ पर कितने हैं m2v2। तो इसका मतलब m1v1 बराबर होगा m2v2 के, ये चीज तुमको ध्यान होनी चाहिए। तो मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन का फॉर्मूला m1v1 इक्वल टू m2v2, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर m2 पता करना है तो m2 आ जाएगा आसानी से, कैसे आएगा, m1v1 अपॉन v2, तो ये चीज आ जाएगी हमारी नई मोलैरिटी। ठीक है, समझ में आ गया मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन का क्या केस है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट बने हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज हो गई। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेकंड केस इज ऑफ मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है,
मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर मतलब कि अब यहाँ पर दो टाइप के होंगे मिक्सचर। एक पहला केस होगा जिसमें हम एसिड प्लस एसिड यानी कि सेम टाइप का मिलाएंगे, या बेस को बेस में मिलाएंगे यानी कि सेम टाइप है, दिस सिंबलाइज सेम टाइप के मिक्सचर्स का एडिशन कर रहे हैं। जब सेम टाइप के मिक्सचर का एडिशन यानी एसिड का एसिड में मिलाओ या बेस का बेस में मिलाओ व्हाटएवर, ठीक है, तो जब सेम टाइप ऐड हो रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, देखो अब मिक्स करना है अपन को, यानी कि हमारे पास पहला एक कॉन्ट्रीब्यूशन है या पहला एक सॉल्यूशन है जहां पर ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स n1 थे और ये जो इसकी मोलैरिटी थी m1 और इसकी वॉल्यूम था v1, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स n1 थे, ये पहला सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें मोलैरिटी m1 है v1। दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें वॉल्यूम जो है थोड़ी अलग है और नंबर ऑफ मोल्स भी अलग है, n2 इक्वल टू m2 इंटू v2, ठीक है, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पर है। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मतलब इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या होगा, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक बड़ा सॉल्यूशन कंटेनर तैयार होगा जिसमें हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें v1 वॉल्यूम थी, इसमें v2 वॉल्यूम थी, तो इसमें टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2, करेक्ट है, इसमें टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे n1 प्लस n2, ठीक है, n1 इसमें थे n2 इसमें थे, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स थे, यहाँ पर n1 प्लस n2 हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, करेक्ट। और अब इसकी एक नई मोलैरिटी आएगी m, तो यही हमको पता करना है कितना होगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्स करने के बाद कितना हुआ। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर n1 प्लस n2 और वॉल्यूम कितनी है यहाँ पर v1 प्लस v2, करेक्ट है। तो अब यहाँ पर जो टोटल नेट मोलैरिटी आई है वो क्या आई ये बताओ। अब यहाँ पर n1 कितना था, n1 था m1 v1 के बराबर, मतलब पहले का जो मोलैरिटी थी m1 v1 प्लस यहाँ पर n2 कितना था m2 v2 के बराबर, m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हो गई हमारी मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। जो सेम टाइप के अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो मोलैरिटी आएगी वो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगी। क्लियर है ये बात। अब अगर मैंने कहा कि चलो अब मैं दूसरा केस लेता हूं, मैं सेकंड केस में मैं एसिड प्लस बेस मिलाता हूं, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप, ठीक है, डिफरेंट टाइप के चीजों को अगर मैंने मिक्स किया तो क्या होगा, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक एसिड है, ठीक है, एक एसिड है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स n1 है और इसमें m1 और v1 है, ठीक है, इसकी मोलैरिटी m1 v1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स n1 है, उसकी वॉल्यूम v1 है, ठीक है। और दूसरा मैंने मिलाया एक बेस, ठीक है, ये बेस है और इसका नंबर ऑफ मोल्स n2 है और ये m2 इंटू v2 है ना, मतलब इसकी वॉल्यूम जो होगी v2 होगी और मोलैरिटी m2 है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम v2 है, इसकी वॉल्यूम v1 है, इसकी मोलैरिटी m2 है, इसकी मोलैरिटी m1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स n1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स n2 है, ये एसिड है, ये बेस। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो मान लो कि वॉल्यूम तो भाई सीधी सी बात है बढ़ेगा, v1 है, यहाँ पर v2 है, तो टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 होगा, ये तो तय है, ठीक है। लेकिन अब सुनो यहाँ पर कि अगर एसिड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है बेस के मुकाबले, if n1 is more than n2, तो क्या होगा कि एसिड के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यहां पर, और एसिड और बेस जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन होता है मतलब कि यहाँ पर अब जैसे ही वाटर बनेगा तो सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये जब यहाँ पर मिक्स करेंगे तो जितने नंबर ऑफ जो कम मात्रा में होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि n2 कम है यानी कि बेस कम मात्रा में, बेस के सॉल्यूट पार्टिकल्स कम मात्रा में, तो अब इसका मतलब ये है कि बेस के जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे या नंबर ऑफ मोल्स थे वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर n1 जो था n1 में से n2 न्यूट्रलाइज हो गए, n1 में से, है ना। जैसे मान लो कि ये 3 थे और ये 4 थे, तो 4 में से 3 तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बचेगा केवल एक। यहाँ पे किसका एक बचेगा, इसका, क्योंकि 4 थे, 3 इसके थे, 4 इसके थे, 3 तो पूरे के पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और बच जाएंगे इसके 1 मोल। समझ में आया, कितने मोल बचेंगे, 1 मोल बचेगा। कैसे किया, यहाँ पर n1 की मात्रा ज्यादा थी, यानी कि एसिड की मात्रा बेस से ज्यादा है, इसलिए
एसिडिक नंबर ऑफ मोल्स बच जाएंगे, और कितने बचेंगे, वो उतने ही बचेंगे जितने न्यूट्रलाइज होने के बाद होगा। तो न्यूट्रलाइज कितने होंगे, न्यूट्रलाइज तो उतने होंगे जितने नंबर ऑफ मोल्स बेस के थे, क्योंकि वही मात्रा कम थी उसकी। तो यहाँ पर 3 में थे, ये 4 थे, तो 4 में से 3 जो थे, 4 में से 3 न्यूट्रलाइज हो गए, बच कितने गए 1। तो इसका कितना बच जाएगा 1, और 3 हो जाएंगे न्यूट्रलाइज, मतलब खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि V1 और V2 मिलकर के टोटल वॉल्यूम तो बना रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि N1 ग्रेटर देन N2 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N1 माइनस N2 हो जाएगा। अगर मान लो N2 बड़ा होता N1 से तो एसिड खत्म हो जाता, बेस बच जाता, तो हम N2 माइनस N1 कर देते, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन विच व्हाट इज मोर, ठीक है, एसिड ज्यादा है कि बेस ज्यादा है, किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो बच जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स बच जाएंगे, किसके रहेंगे, ये एसिड के रहेंगे, क्योंकि एसिड जो है यहाँ पर ज्यादा था, तो ये रहेगा ओवरऑल सॉल्यूशन यहाँ पर कैसा रहने वाला है, एसिडिक रहने वाला है, क्योंकि बाकी जो N2 मॉलिक्यूल्स थे वो तो N2 मोल्स जो थे वो तो क्या हो चुके हैं, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी नई मोलैरिटी आई M। तो अब हमको पता है कि मोलैरिटी जो होती है वो होती नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, N1 माइनस N2, और टोटल वॉल्यूम कितनी है यहाँ पर V1 प्लस V2, करेक्ट है। तो N1 कितना था, M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगी मोलैरिटी ऑफ सच अ मिक्सचर इन विच वी आर एडिंग एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस को यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, तो ये आता है हमारा नई मोलैरिटी। जब हम एसिड को या सेम टाइप की चीजों को मिलाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं, ऐड होते हैं, तो इस वजह से वो मिलते जाते हैं, इस वजह से वहां पे उसका सॉल्यूशन या कहेंगे कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अगर हमने मिक्सचर को मिलाया सेम टाइप के, तो डिफरेंट टाइप के तो न्यूट्रलाइज होगा। तो बचे हुए नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स और किसके नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं A प्लस बी जो रहेगा ये रहेगा। ओके, तो ये हो गई मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर आखिरी टॉपिक जो कि है मोलैलिटी का। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी जैसा मैंने बताया ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये चीज रहती है, और इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर मोलैलिटी। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये चीज हो गई मोलैलिटी के बारे में, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलैलिटी है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ओ एक मिनट, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं, यहाँ पर गड़बड़ बता दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नॉट मास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर मोलैलिटी। और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ध्यान से देखना, यहाँ सॉल्वेंट लिखा है, तो यही एकमात्र ऐसी चीज है जो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि किसी की 10 मोलल उसकी मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी का मतलब, इसका क्या मतलब है, 10 मोल्स, इसका मतलब है 10 मोल्स इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, ये मतलब है इसका, ध्यान रखना। 1000 ग्राम सॉल्यूशन नहीं है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। 1000 ग्राम मतलब कि 1 kg। ठीक है, और ये कितने मोल्स है, 10 मोल्स है। तो ये होता है मोलैलिटी का मतलब। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए तुमको, मोलैलिटी का। ओके, सो यही है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी बचता है, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मेलिटी अपन सॉल्यूशन जब चैप्टर आएगा तब मैं तुमको करवा दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। क्रैश का हम लोगों ने यहाँ पर सम बेसिक देख लिया है। इसमें जो भी टॉपिक्स अपने रह गए हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का हो गया, या जो भी अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो वो हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। जैसे लॉज के हो गए, है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं। ठीक है,
वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, और अगर वो इम्पोर्टेंट होंगे तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में अपन कवर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीज हमने देखी है, यही चीज तुम लोगों को समझनी थी, यही चीज तुमको जाननी जरूरी है, और इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की शुरुआत, ठीक है। यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ये चीज खत्म हुई। मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।